चलिए अपन भारतीय इकोनॉमी शुरू कर चुके थे, ठीक है। पिछली क्लास में अपन ने उत्पादन के क्षेत्र और उत्पादन के कारक पढ़े थे। कारक लागत क्या होती थी? भारतीय इकोनॉमी का हर एक टॉपिक समझने वाला टॉपिक है। नियमित रूप से क्लास में बने रहिए और उसको अच्छे से समझते चलिए, नोट्स मेंटेन करते हुए चलिए। तो आज अपन शुरू करें अपना टॉपिक राष्ट्रीय आय। भारतीय इकोनॉमी का पहला टॉपिक राष्ट्रीय आय। हेडिंग डालिए राष्ट्रीय आय। चैप्टर नंबर पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से पहले मैंने आपको कुछ बेसिक बताया था, जिसमें सबसे पहले आपको बताया था उत्पादन के कारक, है ना। इसमें दो बैच मर्ज है, एक ही है? वो पहले वाला ही है क्या? फिर आज इतनी स्ट्रेंथ कैसे है? आज स्ट्रेंथ ज्यादा है। किसमें किसी और बैच को मर्ज किया है? रनिंग बैच ही है। फिर इतने लोग इतने दिन कहाँ थे? हाँ, अच्छा, उनको इकोनॉमी आता था। ओके ओके, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय की अपन बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय आय से पहले मैंने उत्पादन के क्षेत्र बताया आपको। उत्पादन के 3 मुख्य क्षेत्र थे और 2 गौण। मुख्य क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और गौण में चतुर्थक एंड पंचम। फिर उत्पादन के कारकों की बात करी, जिसमें 4 कारक मैंने काउंट करवाए। अब आवाज नहीं होनी चाहिए। एंड उन कारकों की लागत को मैंने आपको कारक लागत करवाया। अब अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के फॉर्मूले में चलने से पहले मैंने देखिए मोटा मोटा ओवरव्यू तो राजस्थान इकोनॉमी के पहले चैप्टर में दे दिया था। राष्ट्रीय आय किसको बोलते थे? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। पता है आपको? जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था तब उसमें आपको लिखवाया था एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को ही क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। फिर प्रति व्यक्ति आय निकालना बताया था। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में जनसंख्या का भाग देके अपने क्या निकाली थी? प्रति व्यक्ति आय निकाली थी, है ना। तो लगभग वो वहां जो पढ़ी उन्हीं चीजों का रिवाइज है, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड एस्पेक्ट में अपन इसको पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय आय में सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए, जीडीपी की परिभाषा। जीडीपी होता क्या है? ये मैंने राजस्थान वाले सेक्शन में भी करवाया था, लेकिन वहां अपन राज्य के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे। यहाँ पे अपन बात करेंगे पूरे देश के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो वही मैं कुछ डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, फिर उसके एक एक वर्ड के ऊपर अपन जाएंगे। यहाँ जो वर्ड का मीनिंग होगा थोड़ा डाइवर्स होगा। यहाँ घरेलू सीमा की बात करेंगे तो एक राज्य की सीमा नहीं आएगी, एक देश की सीमा आएगी। फिर देश की सीमा में भी क्या क्या, वो भी बहुत डाइवर्स होती है। देश की सीमा में क्या भारतीय विदेशों में स्थित दूतावास इसमें आएंगे? क्या जो जलयान वायुयान है वो इसमें आएंगे नहीं आएंगे? किसकी आय को इसमें शामिल करेंगे, किसकी आय को शामिल नहीं करेंगे? वो सारी चीजें अपन डिटेल में यहाँ से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, जीडीपी की मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, फिर एक एक वर्ड बाय वर्ड अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी देश की, लिखते चलिए डेफिनेशन, फिर डेफिनेशन का एक एक वर्ड का मैं मीनिंग आपको बताऊंगी। ब्रॉड एस्पेक्ट में अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। किसी देश की भौगोलिक सीमाओं में, किसी देश की भौगोलिक सीमाओं में, किसी देश की भौगोलिक सीमाओं में निश्चित समयावधि में, निश्चित समयावधि में निश्चित समयावधि में बिना दोहरी गणना के, बिना दोहरी गणना के, बिना दोहरी गणना के उत्पादित अंतिम वस्तु, बिना दोहरी गणना के उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का, उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, कुल मौद्रिक मूल्य
जीडीपी कहलाता है। कुल मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। अब यहाँ पे एक एक वर्ड की अपन बात करेंगे। सबसे पहले है भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा में किस किस को शामिल करेंगे, किसको नहीं, इस पे अपन चर्चा करेंगे। निश्चित समयावधि कौन सी होगी, दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, अंतिम वस्तु और सेवाएं कौन सी होती है, अंतिम वस्तु और सेवाएं कौन सी होती है, और उनका मौद्रिक मूल्य से मीनिंग क्या है। ये कुछ कुछ वर्ड है जो आपकी समझ से अभी परे हैं। वैसे राजस्थान वाले में मैंने मोटा मोटा बता दिया था, लेकिन वो राजस्थान के रेस्पेक्ट में था। अब अपन पढ़ेंगे देश के रेस्पेक्ट में। तो डेफिनेशन लिख के जिन जिन शब्दों पे मैंने अंडरलाइन किया उस पे आप भी अंडरलाइन कीजिए। अब एक एक शब्द पे चलते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं इसमें भौगोलिक सीमा क्या होती है। जीडीपी की परिभाषा तो लिख। अब अगर यहाँ आपने एक वर्ड भी छोड़ा या एक वर्ड को इधर से इधर कर दिया तो आपकी डेफिनेशन जाएगी गलत और आपको नंबर मिलेगा 0। साइंटिफिक है पूरा इकोनॉमी, जैसे साइंस के फॉर्मूले पढ़ते हैं ना वैसे इकोनॉमी के फॉर्मूले हैं। मैथमेटिकल सब्जेक्ट है एक तरह से ये, है ना। तो अब अगर अपन बात करें भौगोलिक सीमा की, वर्ड टू वर्ड अगर अपन चले इसमें, भौगोलिक सीमा क्या होती है। भौगोलिक सीमा को अपन एक तरह से आर्थिक सीमा भी बोलते हैं। भौगोलिक सीमा को अपन आर्थिक सीमा भी बोलते हैं। तो देखिए भौगोलिक सीमा में एक तो आपकी ज्योग्राफिकल सीमा आ गई, यानी जहां जहां से सीमाएं हैं, देश की बाउंड्री जहां जहां से टच हो रही है वो आपकी हो गई भौगोलिक सीमा। जैसे भारत की बात करें, नक्शे में आपने देखा है कि ये भारत का नक्शा है, तो भारत की जहां जहां से टच हो रही है ये भारत की क्या हो गई, भौगोलिक सीमा। जहां जहां से भारत की बाउंड्री है यानी एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया, है ना, वो आपकी क्या होगी, भौगोलिक सीमा। तो भौगोलिक सीमा में एक तो आपकी भौगोलिक सीमा खुद हो गई, जहां जहां तक बाउंड्री है वो आपकी भौगोलिक सीमा। अब दूसरी बात, क्या समुद्री सीमा भी भारत की भौगोलिक सीमा का पार्ट है, बताइए है या नहीं। कितनी दूरी तक, क्या समुद्री सीमा भारत की भौगोलिक सीमा में मानेंगे, मानेंगे, लेकिन 200 नॉटिकल मील, जिसको अपन EEZ बोलते हैं। जैसे भारत के इधर क्या है, अरब सागर, अरब सागर है ना, भारत के इधर है बंगाल की खाड़ी। अब यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है ये 200 नॉटिकल मील, यहां से लेकर यहां तक का कितना है, 200 नॉटिकल मील। यानी भारत की बाउंड्री से 200 नॉटिकल मील तक का एरिया, नॉटिकल यानी समुद्री मील, एक नॉटिकल मील में होता है 1.85 किलोमीटर। तो इस 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को बोलते हैं EEZ। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, EEZ, स्पेशली इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। भारत की कितने समुद्र में, कितने, 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है, उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब अगर इस 200 नॉटिकल मील तक में समुद्र में जाके कोई मछुआरा मछली पकड़ेगा, या नीचे भूगर्भ में जाके वहां से कोई खनिज मिल गया, नीचे भूगर्भ में जाते ना बहुत बहुमूल्य चीजें होती है, अगर वो मिल गई उससे आय हुई, तो वो आय किस देश में मानी जाएगी, भारत की आय का हिस्सा होगा। 200 नॉटिकल मील तक कुछ भी अगर नीचे समुद्र में मिल रहा है, उससे कुछ भी उत्पादित हो रहा है, वो सब का सब किस में शामिल किया जाएगा, भारत की जीडीपी में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो समुद्र में कहां तक, समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक की सीमा। समुद्र में आपके 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक की सीमा को अपन क्या बोलते हैं, भारत की घरेलू सीमा। इसको EEZ बोलते हैं, 200 नॉटिकल मील तक की सीमा को क्या बोलते हैं, EEZ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, और एक नॉटिकल मील, मैं यहाँ नोट में लिखवा देती हूँ, एक नॉटिकल मील को अपन लिखते हैं 1.85 किलोमीटर, ये एक नॉटिकल मील होता है। तो दूसरा भौगोलिक सीमा में क्या आ गया,
समुद्र के अंदर कहां तक की? 200 नॉटिकल मील तक की। अब तीसरी बात, जैसे अभी क्या हुआ था, इजराइल का, फिलिस्तीन ने इजराइल पे आक्रमण किया और इजराइल में भारतीय लोग फंसे हुए हैं बहुत सारे। अब उन भारतीयों की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? भारतीय दूतावास की। भारतीय एम्बेसी को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे वो। हर भारतीय एम्बेसी कहाँ होगी? इजराइल के अंदर होगी। अब इजराइल में जो भारतीय दूतावास होगा वो किसने बनाया? वो भारत ने बनाया। और वहां का जो अधिकारी होता है वो आईईएस में फॉरेन सर्विस का अधिकारी होता है। आईएफएस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी के नेतृत्व में वहां दूतावास बने हुए हैं। हर देश में, ज्यादातर देशों में भारत के दूतावास बने हुए हैं। अब वो क्या करते हैं, वहां पे जो भारतीय नागरिक होते हैं उनकी रक्षा का काम करते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में एक एरिया है चाणक्यपुरी, देखा किसी ने? दिल्ली के चाणक्यपुरी में आप जाएंगे तो वहां पे दिखेगा अफ्रीकन एवेन्यू, मालदीव एम्बेसी, म्यांमार एम्बेसी, सिंगापुर एम्बेसी। आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जयपुर नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, ये अपन विदेशों में आ गए हैं। क्योंकि उस चाणक्यपुरी में पूरे के पूरे राजस्थान हाउस भी है, वहां पे राजस्थान गेस्ट हाउस भी है, अलग अलग राज्यों के भी बने हुए हैं, बिहार हाउस, राजस्थान हाउस, गोवा हाउस, ठीक है, हरियाणा हाउस, हर सारे के सारे हाउस। और सबसे अच्छी बात, वहां पे आपको जो गाड़ियां आज दिन तक देखी नहीं ना, करोड़ों वाली, वो सारी गाड़ियां उनके आस पास खड़ी देखेंगे आप। ठीक है, अभी मैं कुछ दिन, 1 महीने पहले वहां गई, 15 दिन पहले की बात है, जब आप 1 तारीख को आपका आरएस का पेपर था ना, उस दिन तो इतनी महंगी महंगी गाड़ियां करोड़ों की उस पूरे आप देखेंगे ना, सारी लग्जरी गाड़ियां वहां थी। वहां छोटी मोटी मारुति अल्टो तो आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। ठीक है, और उसका दूसरा रीजन ये था कि इलेक्शन नजदीक थे, तो सारे के सारे नेता जाके वहां ठहरे हुए थे क्योंकि सबको टिकट लेना था। तो सारा वीआईपी मोमेंट जितना भी होता है ना, वो उसी एरिया में होता है। और एक पूरा दिल्ली और वो दिल्ली, दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। एक लग्जरी जो दिल्ली है ना, जहां आपको लगेगा सुकून वाला दिल्ली, बहुत अच्छा दिल्ली, और एक दूसरा दिल्ली चांदनी चौक वाला जहाँ पे भीड़ भाड़ ना, लोकल लोग रह रहे हैं, और एक वो दिल्ली जहाँ पे केवल रॉयल लोग रह रहे थे। तो वहां पे क्या अलग अलग देशों के दूतावास बने हुए हैं, म्यांमार का, सिंगापुर का, हर अलग अलग देशों के लोग, और वहां पे हर देश के लोग रहते भी हैं उनमें। तो एकदम ऐसा लगता है कि अपन किसी विदेश में से आ गए हैं, इस तरह की वहां की फीलिंग जनरेट होती है। तो वहां क्यों बने हुए हैं वो? अगर अमेरिका के किसी बंदे के साथ कोई छेड़छाड़ हुई, कोई दिक्कत हुई, तो वो सबसे पहले अपनी एम्बेसी में इन्फॉर्म करेगा। उनकी एम्बेसी, अगर अमेरिका के लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं तो यहाँ अमेरिका की एम्बेसी बनी हुई है, वो उससे संपर्क करेंगे। ऐसे ही भारत की एम्बेसी विदेशों में बनी हुई है। भारतीयों की रक्षा करने के लिए अलग अलग देश में भारतीय दूतावास बने हुए हैं, और वो जो दूतावास का खर्चा है वो भारतीयों ने खुद ने बनाए हैं। अगर वहां से कोई आय जनरेट होगी तो भारत की खुद की आय होगी, तो वो भी अपनी घरेलू सीमा में माने जाएंगे। समझ में आ रहा है? विदेशों में स्थित दूतावास है वो भारत की घरेलू सीमा में आएंगे, जबकि वो भारत में है नहीं, लेकिन पार्ट, क्योंकि वो बनाया किसने है? भारतीयों ने बनाया है, इसलिए वो किसका पार्ट माने जाएंगे? भारत की घरेलू सीमा का। समझ में आ गया? तो तीसरा पॉइंट है, घरेलू सीमा में क्या आएंगे? विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास। जैसे राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस चाणक्यपुरी दिल्ली में स्थित है, और उसके ऊपर बाहर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री गहलोत सरकार द्वारा 2005-6 में या 7-8 में बनाया था, उद्घाटन किया, उसका डेट लिखा हुआ है। तो ये पता चल गया कि राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस दिल्ली में है, दिल्ली सरकार की बाउंड्री में है। घरेलू सीमा तो दिल्ली सरकार की है, लेकिन बनाया किसने है? राजस्थान सरकार ने। वहां से कोई आय जनरेट होगी तो कहाँ की जीडीपी में आएगी? राजस्थान की जीडीपी में। समझ में आ गई ना बात? क्योंकि राजस्थान सरकार ने पैसा लगाया उसमें, सारा का सारा बनाया राजस्थान सरकार ने। इसी तरह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास, ये भी किस में आएंगे? भारत की घरेलू सीमा में, भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर से आएंगे। ठीक है, तो इसको भौगोलिक सीमा या घरेलू सीमा मान लीजिए। ठीक है, भौगोलिक की जगह घरेलू वर्ड लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसको घरेलू वर्ड लिख लीजिए ना, भौगोलिक की जगह घरेलू वर्ड आप लिख लीजिए, क्योंकि जीडीपी एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू सीमा, और वहां डेफिनेशन में भी वर्ड में आप लिखिए घरेलू सीमा, घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा। ऊपर जब डेफिनेशन में मैंने लिखवाया था, तो यहाँ पे भी भौगोलिक सीमा की जगह आप लिखिए घरेलू सीमा। घरेलू सीमा में ही भौगोलिक सीमा आती है। ठीक है,
वहां पे भी आप घरेलू सीमा लिखिए भौगोलिक की जगह। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीडीपी का फुल फॉर्म तो पता है ना, कुछ मास से जो होंगे जिनको जीडीपी का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, वो भी मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पे। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस का मतलब आपका सकल, और यहाँ डोमेस्टिक में घरेलू वर्ड आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ घरेलू सीमा लिखवाई है। सकल घरेलू उत्पाद, ये आपका जीडीपी होता है। तो जीडीपी की परिभाषा तो लिखवा दी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस परिभाषा में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो आएंगे ना आपके, वो कभी भी जीडीपी की परिभाषा नहीं पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कौन सा घरेलू सीमा का भाग है नहीं है ना, अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमिक्स की सबसे अच्छी बात यही है, आप डायरेक्ट नोट्स में क्वेश्चन ढूंढेंगे ना तो नहीं मिलेगा, वहां के जो क्वेश्चन आते हैं अप्लाइड क्वेश्चन, जैसे साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री में कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, वैसे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है इंडिया इकोनॉमी के। राजस्थान तो रट लिया काम चल जाएगा, फैक्टर याद कर लिया चल जाएगा, यहाँ समझेंगे नहीं ना तो काम नहीं चलेगा। तो अगला घरेलू सीमा, घरेलू सीमा में क्या क्या आ गया आपका, भौगोलिक सीमा आ गई, घरेलू सीमा में भौगोलिक सीमा। दूसरा समुद्र 200 नॉटिकल मील तक की सीमा। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास, ये भी किसमें आएंगे, भारत की घरेलू सीमा में। अब मान लीजिए कोई जलयान है, जो जहाज वहाज होते हैं ना, या वायुयान है जो प्लेन उड़ रहे हैं, वो क्या भारत की घरेलू सीमा में आएंगे, वायुयान जलयान। अगर वो भारत में पंजीकृत है तो भारत की घरेलू सीमा में, और अगर वो भारत में पंजीकृत नहीं है तो भारत की घरेलू सीमा में नहीं आएंगे। एक बात बताइए, आप नई नई गाड़ी लेके आते हैं और फिर उसमें जाते हैं आरटीओ डिपार्टमेंट में, फिर आरटीओ में जाके आप बनवाते हैं गाड़ी की आरसी, आरसी बनाने के बाद आपको देता है नंबर, वो नंबर में लिखा होता है RJ45, RJ14, मतलब कहाँ का नंबर मिल गया आपको, जयपुर का। अब आपकी गाड़ी कहाँ के नंबरों की हो गई, जयपुर नंबरों की। और अगर RJ अजमेर का कितना है 01, RJ1 आ गया तो आप क्या समझेंगे, वो अजमेर के नंबरों की गाड़ी है, अजमेर में रजिस्टर्ड है। अब RJ की जगह अगर MH होगा मतलब महाराष्ट्र नंबरों की गाड़ी है, RJ की जगह यूपी होगा मतलब यूपी नंबरों की गाड़ी है, समझ में आ गया ना, तो उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं पर्टिकुलर। अब अगर यूपी नंबरों की है तो उस गाड़ी से जो आय होगी वो यूपी की उसमें जाएगी, जीडीपी में जाएगी। मान लीजिए कोई गाड़ी है, वो करती है यात्रियों को इधर से उधर लाने ले जाने का काम, अब यूपी नंबरों की गाड़ी है मतलब यूपी में रजिस्टर्ड है, तो उसकी आय कहाँ जाएगी, यूपी में। राजस्थान के नंबरों की गाड़ी है मतलब गाड़ी की आय कहाँ जाएगी, राजस्थान में। इसी तरह अगर इंडिया के नंबरों का कोई जलयान या वायुयान है, कोई एरोप्लेन है, कोई जहाज है, और वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, यानी उसका नंबर कहाँ का है, भारत का, तो उसकी आय कहाँ मानी जाएगी, भारत में मानी जाएगी, भारत की जीडीपी में शामिल की जाएगी। तो चौथी बात, भारत की जीडीपी में जो जलयान वायुयान है, जलयान वायुयान जो भारत में पंजीकृत होते हैं, जलयान वायुयान जो भारत में पंजीकृत है वो भी भारत की घरेलू सीमा माने जाएंगे, जो भारत में पंजीकृत है। अब भारत का जहाज है वो खड़ा है अमेरिका के अरब सागर में, या कहीं दूसरी बंगाल की खाड़ी में या भूमध्य सागर में, है ना, अब वो वही चल रहा है, वही से आय अर्जित कर रहा है, लेकिन है तो वहां पे, लेकिन रजिस्ट्रेशन उसका कहाँ पे है, भारत में, तो उसकी आय कहाँ मानी जाएगी, भारत की जीडीपी में, क्योंकि इससे जो जहाजों से कमाई अरबों में होती है, माल ढोने का काम करते हैं इधर से इधर, तो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है बहुत ज्यादा कमाई होती है इससे। तो जलयान वायुयान जो भारत में पंजीकृत है उनकी आय भी कहाँ मानी जाएगी, भारत की घरेलू सीमा का भाग माना जाएगा। तो घरेलू सीमा समझ में आ गया ना मोटा मोटा, घरेलू सीमा में क्या क्या आता है, बताइए क्या क्या आ रहा है। पहली भौगोलिक सीमा, भौगोलिक यानी ये भारत का नक्शा है, जहां जहां से भारत की बाउंड्री गुजर रही है वो भारत की क्या है, भौगोलिक सीमा। दूसरी अपन ने बात करी समुद्र में कितनी सीमा भारत की भौगोलिक सीमा होगी, 200 नॉटिकल मील तक की सीमा। एक नॉटिकल मील को क्या बोलते हैं, 1.85 किलोमीटर, ठीक है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास वो कहाँ पे आएंगे, भारत की घरेलू सीमा का ही पार्ट होंगे, हालांकि स्थित कहाँ है, विदेशों में, लेकिन सारा पैसा किसने लगाया वहां, भारतीयों ने, इसलिए आय कहाँ की होगी, वो भारत की। और जलयान या वायुयान जहां पंजीकृत होंगे उस देश की जीडीपी का भाग मानेंगे। तो जो भारत में पंजीकृत है वो कहाँ की जीडीपी का भाग हो गए, भारत की का। तो जलयान वायुयान जो भारत में पंजीकृत है वो कहाँ की जीडीपी में आएंगे, भारत की जीडीपी में। तो ये आप घरेलू सीमा लिखिए।
आगे पहले कंटिन्यू समझा तो पूरा है, बाद में लिख लेना या पहले लिखेंगे? चलिए साथ के साथ लिखते चलिए, साथ के साथ लिखना है। पहले परिभाषा लिखिए, फिर एक एक वर्ड परिभाषा का। परिभाषा से क्वेश्चन नहीं आएगा, इन वर्डिंग से क्वेश्चन आएगा। वैसे इंडियन इकोनॉमी का सबसे टफ टॉपिक चूज किया मैंने। ये थोड़ा सा, बाकी सारे टॉपिक इजी है कंपैरेटिवली, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टफ पड़ेगा। अगर जिनके पास मैथ वैथ ली है उनके लिए तो सबसे आसान होगा। ह्यूमैनिटीज के बच्चों को थोड़ा सा ये टफ लगेगा, है ना। बट 5 ही फॉर्मूले हैं, वो मैं याद करवा दूंगी, फिर आसान लगने लगेगा। इसमें क्या सूत्र है एक तरह से, तो थ्योरेटिकल के बजाय अपन फॉर्मूले टाइप में चलेंगे तो थोड़ा सा आसान लगेगा। पूरे सिलेबस का ओवरव्यू मैंने आपको पिछली क्लास में दे दिया था, क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी थी। किस टॉपिक में क्या क्या है वो आपको पूरा बता दिया था। क्वेश्चन कितने आने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी में, 8 के आसपास क्वेश्चन आएंगे, 8-9 क्वेश्चन फ्री में। उसमें से भी आपको 8-9 क्वेश्चन में से 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट नोट्स में मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आपके आएंगे करंट रिलेटेड अप्लाइड क्वेश्चन, जो आप नोट्स में ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा। वो मिलेगा आपका मेंटल प्रेजेंस से, दिमागी रूप से आपको चूज करना पड़ेगा, है ना। उसमें है तो नोट्सों में से ही, लेकिन सीधा सीधा लिखा नहीं मिलेगा आपको, वहां आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन की भाषा घुमा के देते हैं, इंडियन इकोनॉमी का यही रूल है। वहां अगर आपको समझ में आ गया तो आप जवाब दे देंगे। जैसे मैंने घरेलू सीमा 4 लिखवाई, अब 5वां आपके पास आ जाएगा। इसमें घरेलू सीमा ना आके आपको क्वेश्चन दे दिया कि 2 देशों की संयुक्त परियोजनाएं, वो भारत की घरेलू सीमा में आएगी या नहीं आएगी? 2 देशों की संयुक्त परियोजनाएं, है ना। अब इसमें आपको दिमाग लगाना है। 2 देश है और दोनों ने संयुक्त परियोजना लगाई, भारत ने और अमेरिका ने मिलकर कोई परियोजना डाल दी, गैस परियोजना खोल दी, कुछ भी, अब वो भारत की घरेलू। अब वो डिपेंड करेगा कितना भाग उसने लगाया, कितना भाग इसने लगाया। संयुक्त परियोजना है तो दोनों की आय हो रही है, दोनों में बटेगी ना, तो वो उसका जितना % भारत ने हिस्सा लगाया उतना भारत की आय में आएगा। समझ में आ गई? तो अब ऐसे कुछ अप्लाइड क्वेश्चन होंगे, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ कर रहे हैं। जीडीपी की परिभाषा लिख के पहला आपको लिखना है घरेलू सीमा। घरेलू सीमा का मतलब क्या होता है? घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा। तो आर्थिक सीमा में क्या क्या शामिल करते हैं? 4 बातें हैं, चारों लिखिए। ये बेसिक है ना। भौगोलिक सीमा आती है घरेलू सीमा में, समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक की सीमा आती है, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास, और जलयान वायुयान जो भारत में पंजीकृत है वो वाले ही, सारे के सारे नहीं। जलयान या वायुयान जो भारत में पंजीकृत है। क्योंकि राष्ट्रीय आय कुछ नहीं है, जीडीपी ही राष्ट्रीय आय है, लेकिन वो डायरेक्ट जीडीपी नहीं है। जीडीपी से अपन जीएनपी निकालेंगे, जीएनपी से एनएनपी निकालेंगे, और एनएनपी ही आपका राष्ट्रीय आय होगा। और एनएनपी भी मार्केट प्राइस वाली नहीं, फैक्टर कॉस्ट वाली। और मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, दोनों मैंने कल की क्लास में बताया था, आपको बताया था ना। फैक्टर कॉस्ट यानी कारक और कारकों की लागत, कारक लागत। और मार्केट प्राइस कैसे आता था? कारक लागत में क्या जुड़ जाता था? अप्रत्यक्ष कर। घट क्या जाता था? सब्सिडी। तो हर अगली क्लास पहली क्लास से जुड़ी हुई होगी। पहले अगर कल जो एब्सेंट थे ना, आज उनको मार्केट प्राइस कारक लागत नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हो गया वो। अब देखिए अगला, इसमें परिभाषा में मैंने दूसरे स्टार क्या लगाया था, दूसरी अंडरलाइन। परिभाषा में आइए, घरेलू सीमा क्लियर। किसी देश की घरेलू सीमाओं में निश्चित समयावधि, निश्चित समयावधि सबको ही पता है, बताइए निश्चित समयावधि।
दूसरा आपका है निश्चित समयावधि। निश्चित समयावधि में अपन लेते हैं वित्त वर्ष, 1 वर्ष। जनरली भारत में निश्चित समयावधि कितनी मानी गई है? 1 वर्ष। उस 1 वर्ष को बोलते हैं वित्त वर्ष। क्या बोलते हैं? वित्त वर्ष। और उस वित्त वर्ष का शुभारंभ होता है 1 अप्रैल से और उसका खत्म हो जाता है वो 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो वर्ष होता है आपका वित्त वर्ष होता है। तो जीडीपी की गणना हमेशा कैसे की जाएगी? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 12 महीने की। इस 12 महीने में भी कितने क्वार्टर होते हैं? क्वार्टर यानी 4-4 महीने का, 3 क्वार्टर, Q1, Q2, Q3, है ना। क्वार्टरों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं इसमें। निश्चित समयावधि यानी 1 वर्ष, उसको वित्त वर्ष बोलते हैं। अब तीसरा अंडरलाइन मैंने क्या कर रखा है बताइए? तीसरा वर्ड है बिना दोहरी गणना के, है ना। किसी देश की भौगोलिक सीमाओं या घरेलू सीमाओं में निश्चित समयावधि में बिना दोहरी गणना के उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। तो वर्ड आपका आ गया बिना दोहरी गणना। देखो दोहरी गणना क्या होती है? बिना दोहरी गणना, है ना। अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बिना दोहरी गणना के, ये पूरा एक साथ ले रहे हैं। बिना दोहरी गणना के उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, इस पूरे को एक साथ समझा रहे हैं। बिना दोहरी गणना के उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। एक एग्जांपल मैं ले रही हूं, आगे चलते हैं ना, पहले समझिए बाद में लिखना। मैंने पहले भी समझा दिया होगा। जैसे मान लीजिए 1 केजी गेहूं, 1 केजी गेहूं खरीदा मार्केट से, कितने रुपए का पड़ा? 25 रुपए का लगभग लगभग। फिर इस 1 केजी गेहूं से बना लिया है 1 केजी आटा। क्या बनाया इससे? 1 केजी आटा। ये था 1 केजी गेहूं, तो आटे का प्राइस कितना होगा? 30 रुपए पर केजी। आटा जनरली गेहूं से थोड़ा सा महंगा ही मिलता है। अगर गेहूं 25 का मिलेगा तो आटा कितने का मिलेगा? 30 रुपए। फिर इस आटे से मैंने बना लिए बिस्किट। इस आटे से क्या बना लिए? बिस्किट। तो इस 1 किलो आटे के बन जाएंगे 20 पैकेट बिस्किट। 20 पैकेट बिस्किट बन जाएंगे ना। अब 1 केजी आटे के 20 पैकेट बिस्किट बन गए। एक पैकेट का मूल्य 5 रुपए। 20 का कितना हो जाएगा? 100 रुपए। अब बताइए जीडीपी में किसको शामिल करेंगे? किसको शामिल करेंगे? जीडीपी में ये है अंतिम वस्तु। ये क्या है? जो बन के तैयार होकर उत्पादन प्रक्रिया से बाहर आ गई, उसको क्या बोलते हैं? अंतिम वस्तु। जीडीपी में शामिल करते हैं अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। मैंने डेफिनेशन लिखवाया ना, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। ये मार्कर है, ये क्या है? अंतिम वस्तु है, निकल के फैक्ट्री से बन के बाहर आ गया। बिस्किट क्या है? अंतिम वस्तु है, निकल के बाहर आ गई। सेवा यानी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं मेरी सेवा दे रही हूँ, वो डायरेक्टली अंतिम सेवा है। ठीक है। वैज्ञानिक डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टर आपको दवा दे रहा है, वो क्या कर रहा है? अब उसमें मध्यवर्ती नहीं, डॉक्टर के पास में वहां पे कंपाउंडर भी होता है, रिसेप्शन पे भी जाके पैसे देते हैं। अल्टीमेटली सारा जो डॉक्टर को दिया ना, वो डॉक्टर वाला खर्चा माना जाता है इसमें, उसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें आप कंपाउंडर का अलग से नहीं मानेंगे। अब डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, इंजेक्शन का अलग पैसा नहीं जोड़ेंगे, दवाई का अलग से पैसा नहीं जोड़ेंगे। जो दवाई बनी थी वो रॉ मटेरियल से बनी थी, तो रॉ मटेरियल का अलग से पैसा नहीं जोड़ेंगे। फाइनल टोटल जो डॉक्टर के यहाँ गए उसमें पूरा बिल बना, वो फाइनल आपके आ जाएगा, डॉक्टर की सेवाओं में शामिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से जीडीपी में शामिल की जाती है अंतिम वस्तुएं या अंतिम सेवाएं। जैसे बिस्किट बना के बेचा तो जीडीपी में ये 100 रुपए शामिल करेंगे। अब अगर मैंने मान लीजिए जीडीपी मैंने 1 केजी आटा शामिल किया, ये है मध्यवर्ती। ये जो चीजें है ना, ये क्या होगी? मध्यवर्ती चीजें हैं, इसको बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तु। और ये है प्रारंभिक वस्तु। क्या थी आपकी?
प्रारंभिक। अब अगर प्रारंभिक और मध्यवर्ती को भी शामिल कर लूंगी मैं तो क्या हो जाएगी, दोहरी गणना। बताओ हो, अगर मैं शामिल करूं 25 रुपए इसका, 30 रुपए इसका, 100 रुपए बिस्किट का, और मैं बोलूं कि मेरी जीडीपी कितनी हो गई 50-55 155 रुपए की जीडीपी, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। ऐसे तो क्या हो जाएगा, इस बिस्किट के अंदर आटा है या नहीं, और बिस्किट के अंदर गेहूं भी है, तो फिर आप बिस्किट को भी जोड़ लिया, आटे को भी जोड़ लिया, गेहूं को भी जोड़ लिया, मतलब एक चीज को दो बार, क्योंकि आटा बिस्किट में है, हिडन है, छिपा हुआ है, और गेहूं भी बिस्किट में छिपा हुआ है। तो केवल बिस्किट का पैसा जोड़ लो ना, अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, दोहरी गणना हो जाएगी। समझ में आ गई बात? इसलिए जीडीपी में किसको शामिल करते हैं, अंतिम वस्तुएं और सेवाओं को। मध्यवर्ती वस्तु, प्रारंभिक वस्तु या प्रारंभिक सेवा या मध्यवर्ती सेवा को शामिल नहीं करते हैं। अगर इसको और इसको भी शामिल कर लिए तो जीडीपी जो है उससे ज्यादा बढ़ के आएगी। भारत की जीडीपी कितनी है, 273 लाख करोड़। राजस्थान की जीडीपी कितनी है प्रचलित कीमतों पे, 14.14 लाख करोड़। और अगर इसको और इसको भी शामिल कर लेंगे तो बढ़ के आएगी, है उससे ज्यादा दिखेगी, जो है ही नहीं उससे ज्यादा दिखेगी। तो दोहरी गणना की समस्या हुई या नहीं हुई? तो कब आएगी दोहरी गणना की समस्या, अगर प्रारंभिक या मध्यवर्ती चीजों के मूल्य को भी जोड़ लेंगे तो जीडीपी में किसकी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, दोहरी गणना की। दोहरी गणना से बचने के लिए जीडीपी में सिर्फ किसको शामिल किए जाते हैं, अंतिम वस्तुएं और सेवाओं को। इसलिए मैंने परिभाषा में क्लियर कट क्या लिखवाया, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। मध्यवर्ती नहीं लिखवाई है, प्रारंभिक नहीं लिखवाई है, और वो भी क्या लिखवाया, बिना दोहरी गणना के। समझ में आ गई बात? तो ये वर्ड समझ में आया नहीं आया जो मैंने डेफिनेशन लिखवाया था, बिना दोहरी गणना के उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। तो बिना दोहरी गणना के, दोहरी गणना से बचने के लिए क्या करते हैं, अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है। तो इसमें लिखवाने की बात नहीं, केवल समझाने का था। अब आप इसमें अंतिम वस्तु लिखिए, अंतिम वस्तु ये सेवाएं। इसको मैं थोड़ा सा, जो आपको नोट्स में लिखना है ना, अंतिम वस्तुएं व सेवाएं, अंतिम वस्तुएं या सेवाएं किसे कहते हैं, अंतिम वस्तु और सेवाएं वो होगी जो उत्पादन प्रक्रिया से बाहर आ चुकी है, जो उत्पादन प्रक्रिया से बाहर आ चुकी है, जो उत्पादन प्रक्रिया से बाहर आ चुकी है, उसको क्या बोलेंगे अपन, अंतिम वस्तु या सेवाएं। ठीक है। और रही बात दोहरी गणना, तो दोहरी गणना से बचने के लिए क्या करते हैं अपन, अंतिम मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करते। तो यहां पे लिख लीजिए अगली बात, दोहरी गणना से बचने के लिए, दोहरी गणना से बचने के लिए दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं को न शामिल करके मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं, मध्यवर्ती वस्तु सेवाओं को शामिल नहीं करते हुए, शामिल नहीं करते हुए केवल अंतिम वस्तुएं और सेवाओं को शामिल करते हैं। केवल अंतिम वस्तुएं केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल करते हैं। केवल अंतिम वस्तुएं सेवाओं को जीडीपी में शामिल करते हैं। केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं को जीडीपी में शामिल करते हैं। एग्जाम्पल ले लेना बिस्किट वाला, अगला पॉइंट इसमें एग्जाम्पल डाल देना बिस्किट वाला। एग्जाम्पल बिस्किट वाला डाल देना इसमें, है ना। समझ में आ गया ना, दोहरी गणना की समस्या समझ में आई ना, कि बीच वाला शामिल करेंगे तो दोहरी गणना होगी, इसलिए किसको शामिल करते हैं हमेशा, अंतिम। अब एक बात सुनो, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मेरे पास आया 20 रुपए का, तो जीडीपी में मैं इसका फाइनल वैल्यू जो मेरे पास आया 20 रुपए वो ही शामिल करूंगी। अगर मैं ये बना प्लास्टिक का या रबर का, तो मैंने इसमें रबर भी जोड़ू, इसमें इंक आई है, इंक का पैसा अलग जोड़ू, रबर का अलग जोड़ू, तो वो क्या रिपीट हो जाएगा, और मार्कर का पैसा भी जोड़ू।
मैंने 25 रुपए का मार्कर मेरे पास आया तो 25 रुपए मार्कर के जोड़ लिए, 10 रुपए की इसमें इंक का इंक के जोड़ लिए, इसके साथ में मान लीजिए इसमें ना प्लास्टिक लगा 2 रुपए का वो भी जोड़ लिया, इसके टैक्सेस से 5 रुपए वो भी जोड़ लिए, और इसका 25 रुपए जिसका ये पड़ा था वो भी जोड़ लिया, और ये पड़ गया 50 रुपए का। क्या वास्तव में 50 का है क्या? ये नहीं है। तो जीडीपी क्या होगी? बढ़ के आ रही है। तो इससे क्या हो जाएगी? दोहरी गणना की समस्या, अगर चीजों को रिपीटेडली जोड़ेंगे तो। इसलिए फाइनल सिर्फ इसी का वैल्यू जोड़ो जो आपको मिला है, जिसपे आपको खरीदा है आपने, उसमें सब कुछ आ गया, इसमें इसका रॉ मटेरियल आ गया, टैक्सेस आ गए, सब कुछ शामिल है। इसलिए मध्यवर्ती चीजों को शामिल ना करके जीडीपी में सिर्फ अंतिम वस्तुएं और सेवाओं को शामिल करते हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल कर लेंगे तो किसकी समस्या उत्पन्न हो जाएगी? दोहरी गणना की। एक बार क्वेश्चन आ चुका है। दोहरी गणना से बचने के लिए क्या करते हैं? 4 ऑप्शन था, आपको चूज करना था ना, केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं को शामिल करते हैं। हो गया नोट? लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए जल्दी से। हो गया नोट? तो अब अंडरलाइन किए हुए में से क्या बचा? डेफिनेशन में आइए। सारे वर्ड आ गए क्या, या कोई बच गया? यहाँ पे नहीं था, अच्छा बैक था। डेफिनेशन में देखिए, किसी देश की घरेलू सीमा बता दी आपको, निश्चित समयावधि बता दी, बिना दोहरी गणना के उत्पादित वस्तु सेवा वो भी बता दिया। क्या बच गया आपका? मौद्रिक मूल्य। तो चौथा पॉइंट लिखिए मौद्रिक मूल्य। पॉइंट नंबर 4 लिखिए इसमें मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य यानी मुद्रा में मूल्य। किसमें आ जाएगा? मुद्रा में मूल्य। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। तो भारत की जीडीपी किसमें कैलकुलेट करेंगे? रुपया में। अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। वहां की जीडीपी किसमें कैलकुलेट होती है? डॉलर में। समझ में आ गया? मौद्रिक मूल्य यानी मुद्रा में मूल्य, जिस देश की जो मुद्रा होगी उसका मूल्य उसी की मुद्रा में माना जाता है। तो भारत की जीडीपी पर हमेशा किसमें कैलकुलेट करते हैं? रुपया में। क्यों? क्योंकि रुपया ही भारत की क्या है? मुद्रा है। तो मौद्रिक मूल्य का मतलब मुद्रा में मूल्य। ठीक है, तो इसी के साथ जीडीपी की डेफिनेशन एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं। किसी देश की घरेलू सीमाओं में एक निश्चित समयावधि में बिना दोहरी गणना के उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी। ठीक है, जैसे अब एक एक वर्ड पे चलिए। भौगोलिक सीमा, घरेलू सीमा। घरेलू सीमा में क्या क्या आ गया? भौगोलिक सीमा। दूसरा मैंने बताया समुद्र में कहां तक की सीमा? 200 नॉटिकल मील की सीमा, जिसको ईईजेड बोलते हैं, स्पेशली इकोनॉमिक जोन, वहां तक की सीमा को अपन किसे मानते हैं? घरेलू सीमा में। फिर जलयान या वायुयान जहां पंजीकृत होते हैं वहां की घरेलू सीमा में, अगर वो भारत में पंजीकृत है तो वो कहां में माने जाएंगे? भारत की घरेलू सीमा के अंदर। दूतावास जो विदेशों में स्थित है वो भी किसका भाग माने जाएंगे? भारत की घरेलू सीमा का भाग माने जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन ने बात करी निश्चित समयावधि यानी 1 वर्ष। भारत में जीडीपी हमेशा सालाना कैलकुलेट की जाती है, 1 वर्ष। वैसे अलग अलग क्वार्टर में कैलकुलेट की जाती है, फिर एनुअली कैलकुलेट की जाती है। अनुमान पेश किए जाते हैं, पहले क्वार्टर का, दूसरे क्वार्टर का, तीसरे क्वार्टर का। और जब सालाना जो आती है वो वार्षिक आती है। तो अपन जो इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ते हैं ना, वो वार्षिक जीडीपी आती है। तो अपन को कभी भी क्वार्टर का नहीं पूछा जाएगा। वैसे अलग अलग संस्थाएं क्वार्टरली अनुमान प्रस्तुत करती है, क्वार्टरली को मिला के सारा का सारा फाइनल अनुमान पेश किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे में। तो अपन को जो फाइनल पढ़ना है 1 साल का, 1 साल में भी कौन सा? वित्त वर्ष। वित्त वर्ष की शुरुआत कहां से होती है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अभी कौन सा वित्त वर्ष चल रहा है? अभी वाले फाइनेंशियल ईयर को कौन सा बोलेंगे? वित्त वर्ष 23-24। 1 अप्रैल 23 से शुरू हुआ है, खत्म कब होगा? 31 मार्च 24 को। तो ये अभी जो चल रहा है वित्त वर्ष, वो वित्त वर्ष 23-24 चल रहा है।
और जो आने वाले जो ये 23-24 चल रहा है, इसके आंकड़े अभी अपन नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ पढ़ते हैं 23-24 का बजट। 23-24 का बजट पढ़ा जाता है, और जो इकोनॉमिक सर्वे आता है वो पिछले साल का आता है हमेशा, ठीक है। बजट आगामी ईयर का आता है, इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का आता है, ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। तो बजट 23-24 में जैसे भारत के बजट की बात करेंगे तो वहां पे योजना आई थी, कृषि क्षेत्र की अंशरी योजना आई, ठीक है। बजट में कुछ कुछ प्रोविजंस आए, वो बजट का पढ़ना होता है। जैसे राजस्थान बजट का मैंने राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में आपको अपडेट करवा दिया सारा, हर बातें राजस्थान, और राजस्थान बजट आपको निकाल के दिखाया था मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही भारतीय बजट की जो जो मेन महत्वपूर्ण बातें हैं आपके नोट्स में आपको अपडेट मैं करवा दूंगी। जो बजट में नई योजनाएं आई, जो सब कुछ है वो आपको अपडेट करवा दिया जाएगा। और ज्यादातर जो करंट के डेटा है वो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट करके आपको करवाया जाएगा। पहले होता है बेसिक, और बेसिक के साथ में करंट। जैसे भारत की जीडीपी, अब भारत की जीडीपी के डेटा वही होंगे जो भारतीय इकोनॉमिक सर्वे में है। अब जैसे जनगणना की बात करें, आज राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? आज राजस्थान की जनसंख्या 8 करोड़ से ऊपर चली गई है, लेकिन अपन कौन सी लिखते हैं? 6.85 करोड़ जो इकोनॉमिक सर्वे में है, क्योंकि इसके बाद जो जनगणना हुई उसका डेटा भी आया ही नहीं। तो वास्तव में तो जनसंख्या बढ़ गई है, लेकिन अपन जो इकोनॉमिक सर्वे में उसी को सत्य मानेंगे। समझ में आ गई बात? अभी तक अपन डेटा याद करेंगे जो इकोनॉमिक सर्वे में गिवन है वही तक का। तो ये आपकी जीडीपी की परिभाषा हो गई पहला, ठीक है। अब दूसरा होता है जब आपके पास जीडीपी है, जीडीपी में वर्ड आया ग्रोस, ग्रोस में क्या आ रहा था? सकल। जब भी शुद्ध निकाला जाता है तो क्या घटाते हैं? मैंने आपको बताया था, सकल गिवन है, शुद्ध निकालना होता तो घटाते किसको है? मूल्यह्रास को घटाते हैं हमेशा। तो आपके पास जीडीपी है, दूसरा अगर मुझे निकालना है वो एनडीपी, एक आता है एनडीपी, इसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी को क्या बोलते हैं? जैसे राजस्थान में मैंने आपको लिखवाया था एनएसडीपी, लिखवाया था ना, याद हो तो, या एनएसडीपी है ना। एनएसडीपी कितना है राजस्थान का बताइए? 12.60 है ना राजस्थान का एनएसडीपी। 14.14 जीडीपी, जीएसडीपी, फिर उससे एक कम कर देते हैं, आ गया जीवीए 13.11, और उससे एक कम करते 12.60 क्या आ गया था? राजस्थान का एनएसडीपी। तो ऐसे ही भारत में भी चलेंगे, लेकिन भारत के डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट याद करना है। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट इसको हिंदी में लिखते हैं शुद्ध, नेट का मतलब होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। देखिए नेट है तो नेट से शुद्ध निकाल सकते हैं ना, सॉरी सकल है तो सकल से शुद्ध। मैंने एक बात कही थी आपको पहले भी समझाया था, अगर आप पिछली क्लास में प्रेजेंट थे तो, जब आरएस इकोनॉमी राजस्थान वाली पढ़ाई थी तब मैंने मेरा सैलरी का एग्जांपल भी दिया था कि सैलरी बनती है ग्रोस, टैक्स वैक्स कट जाते हैं, खाते में आती है नेट, है ना, कटौतियां घटा देते हैं। तो सेम ऐसे ही जब भी आपको याद रखना है ग्रोस में से नेट निकालना होता है तो घटा क्या देते हैं? मूल्यह्रास। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे ये डिजिटल बोर्ड, ये डिजिटल बोर्ड 5 लाख का था पिछले साल जब खरीदा था, तो जीडीपी में इसकी कितनी वैल्यू शामिल हुई? 5 लाख। लेकिन आज इसकी वैल्यू 5 लाख नहीं है, आज ये 3 लाख का ही है। एक साल में घिसाउट भी हुई है, घिसाउट हुई है ना इसकी, तो जो घिसाउट थी उसको बोलेंगे मूल्यह्रास। वो कितना का होगा? 2 लाख का। आज इसकी वैल्यू कितनी है? 3 लाख। तो इसकी आज जो वैल्यू है वो आपकी होती है एनडीपी। समझ में आ गया? तो एनडीपी क्या होती है? एनडीपी हमेशा कैसे निकाला जाता है? जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा के। एनडीपी इज इक्वल टू हो जाएगा जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है आपका, क्वेश्चन कैसे आया था? क्वेश्चन आया था जीडीपी में से क्या घटाने पर एनडीपी प्राप्त होता है? मूल्यह्रास। एग्जाम में क्वेश्चन आया था जीडीपी में से क्या घटाने पर एनडीपी प्राप्त होता है? बताइए क्या घटाएंगे? मूल्यह्रास। क्लियर दिख रहा है ना? जीडीपी में से मूल्यह्रास घटा दिया तो क्या आ गया? एनडीपी। कभी भी एक बात याद रखना, कभी भी जी से एन पे जाएंगे तो क्या घटाना पड़ेगा? मूल्यह्रास। जैसे जीडीपी, जीडीपी से क्या निकालना आपको? एन। अब देखो जी से किस पे गए?
एन पे, ये डीपी है, इस डीपी को यहाँ पे लिख दो, घटाएंगे क्या, मूल्यह्रास। तो कैसे बन जाएगा, जैसे मैं फॉर्मूले के टर्म्स में ही बता देता हूँ, अगर एन डीपी निकालना है तो जीडीपी में से क्या घटा देंगे, मूल्यह्रास। ऐसे में कई सारे एग्जांपल बता देती हूँ। एन निकालना था, जी गिवन था, घटाया क्या, मूल्यह्रास। डीपी तो एज इट इज डीपी रह गया ना। अब अगर मेरे पास यहाँ पे एन की जगह एन, ठीक है, और डी की जगह मैं लिखू एनपी, एनएनपी निकालना है, सिर्फ डीपी की जगह क्या लिख दिया, एनपी। एन अपनी जगह है, यहाँ जी की जगह अगर मेरे पास जी है ना, डीपी की जगह क्या लिखा, डीपी की जगह क्या लिख रहे हैं, एनपी, माइनस क्या हो जाएगा, मूल्यह्रास। यानी एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी में से मूल्यह्रास घटा दिया, यानी ये डीपी को, इस डीपी को यहाँ, अब इस एनपी को उठा के यहाँ रख दिया, एनपी। एन निकालना था तो जी में से क्या घटाया, मूल्यह्रास। बाकी यहाँ पे कुछ भी आ जाए आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ एनपी लिखा तो यहाँ पे क्या लिख दिया, एनपी। यहाँ डीपी लिखा तो यहाँ पे क्या लिख दिया, डीपी। यहाँ कुछ भी लिखूं मैं, यहाँ पे मान लीजिए एक्स लिखा और यहाँ पे जी है, ये एक्स माइनस मूल्यह्रास, यहाँ कुछ भी आ सकता है, समझ में आ गया। यानी जब भी नेट निकालना होगा तो ग्रोस में से क्या घटेगा, मूल्यह्रास, समझ में आ गया ना। अब यहाँ अगर आपका एनपी लिख के आ जाएगा तो नया फॉर्मूला बन जाएगा, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे लिखा हुआ, बट जनरली एनएनपी ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। तो जब भी ग्रोस दिया है, नेट निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, मूल्यह्रास को घटा देंगे। समझ में आ गई बात। जैसे मैंने आपको निकाल के बताया, कि एनडीपी निकालना था मुझे, मेरे पास जीडीपी दिया हुआ था तो घटा क्या दिया, मूल्यह्रास। जैसे इस बोर्ड की जीडीपी, ये बोर्ड बन के फैक्ट्री से निकल के यहाँ आके लगा तो 5 लाख रुपए कलाम अकेडमी पे करके आया था उसको, बिल कितने का मिला था उसको, 5 लाख। ये 5 लाख में पड़ा था, यानी इस जीडीपी कितनी थी इस बोर्ड की, 5 लाख रुपए। लेकिन ये 2 लाख रुपए का घिस गया 1 साल में, 2 साल में। आज कितनी कीमत है इसकी, 3 लाख रुपए। उदाहरण से समझा देती हूँ इसको ना। इसको खरीदा था कितने में, 5 लाख में, घिस आउट कितने की हो गई, 2 लाख। आज कितने का बचा ये, 3 लाख का। 3 लाख आपका क्या हो गया, एनडीपी। समझ में आ गया। यानी घिस आउट को हटा दो, आपकी घिस आउट हो गई या मूल्यह्रास हो गया, या स्थिर पूंजी के उपभोग, सीएफसी भी बोलते हैं, कंजप्शन ऑन फिक्स कैपिटल। यानी कितना अपन ने खर्च कर लिया, कितना इसको खा लिए अपन, उपभोग का मतलब यही है सिंपल सा, कितना काम में ले लिया, वो एक तरह का होता है मूल्यह्रास। ठीक है, डिप्रिसिएशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मूल्यह्रास। ठीक है, तो लिख लीजिए तीसरे नंबर का फॉर्मूला, दूसरे नंबर का, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। हाँ जी, अब अपन पढ़ेंगे जीवीए, एनएनपी वगैरह, सारे जो आगे के फॉर्मूले है ना, इन 2 फॉर्मूले से ही चलते जाएंगे। जीवीए मैंने आपको करवाया था, बताइए वहां पे जीवीए किसको याद है, जीवीए का फॉर्मूला, जीडीपी में से क्या घटाते थे, क्या जोड़ते थे, जीवीए कैसे निकालेंगे, जीवीए कौन सा शुल्क जोड़ते थे, कोई टैक्स की बात हो रहे थे, उत्पाद शुल्क या प्रत्यक्ष का, और क्या घटाते थे। ठीक, तो अब वही से अपन निकालेंगे जीवीए। ठीक है, आप पहला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था राजस्थान इकोनॉमी का, वो कल रिवाइज करके आना। ठीक है, आगे के फॉर्मूले आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है, तीसरा जीवीए पढ़ाएंगे, अभी करवा देते हैं, चलिए जीवीए, कितना टाइम बचा है, कल ही करवाएंगे फिर। ठीक है, मेरे को रिवाइज करके आना जितना पढ़ा दिया कल। ठीक है,
क्या क्या पढ़ा है जीडीपी की परिभाषा में, हर एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट जीडीपी की परिभाषा नहीं पूछेगा, अप्लाइड क्वेश्चन आएगा, ठीक है।